पहला रुझान आ चुका है। TV9 पोल स्ट्रैट के एग्जिट पोल का पहला रुझान आ चुका है। इंतजार खत्म। TV9 भारतवर्ष पर एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आ चुका है। जल्दी लाइए पीसीआर उस आंकड़े को। देखिए TV9 भारतवर्ष पर एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। देखिए यहां पर सबसे बड़ी पार्टी जो बन रही है, सुरेंद्र राजपूत सुनकर खुश होंगे निशान, सबसे बड़ी पार्टी TV9 पोल स्ट्रैट के एग्जिट पोल में अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी बन रही है। और अब कांग्रेस को 99 से 109 के बीच में, 99 से 109 के बीच में, बीजेपी 88 से 98, बीजेपी 88 से 98। ये पहला आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल में क्या निकल कर आया है, बैंग ऑन, इधर उधर की बात नहीं, सीधे आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। कांग्रेस 99 से 109, बीजेपी 88 से 98, जेडीएस 21 से 26। लेकिन निशांत यहां पर इस एग्जिट पोल में वही बात फिर से निकल कर आ रही है। क्या जेडीएस किंग मेकर होगी? क्या यहां पर जेडीएस के हाथ में, कुमारस्वामी के हाथ में सत्ता की चाबी फिर से जाएगी? क्योंकि ये हंग असेंबली के आसपास गौरव, एक बार फिर से मुझे लगता है बताना हमें जरूरी हो गया है। TV9 पोल स्ट्रैट का एग्जिट पोल, सबसे पहले लीडिंग पार्टी इसमें कांग्रेस दिखाई दे रही है 99 से 109, बीजेपी 88 से 98, जेडीएस 21 से 26, अदर्स 0 से 4, मतलब लगभग 4 सीटों के आसपास। इसका क्या मतलब है, आइए बताते हैं गौरव। बिल्कुल, इसका क्या मतलब है, ये जो आंकड़े आए ये क्या कह रहे हैं, आइए जल्दी से आपको बताते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा, हंग असेंबली TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में कर्नाटक में त्रिशंकु सरकार आने का, त्रिशंकु यहां पर नतीजे आ सकते हैं, त्रिशंकु विधानसभा। TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रैट का एग्जिट पोल यह कहता है कि किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टी को बहुमत के आसार नहीं है, यह TV9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल कहता है। और कांग्रेस यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, 99 से 109 सीटें उसको मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को मात्र 88 से 98 सीटों तक ही वो पहुंच पाएंगे, ये कहता है ये एग्जिट पोल। त्रिशंकु विधानसभा का यहां पर अनुमान, TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रैट का एग्जिट पोल, ये आंकड़े बहुत बड़े। सबसे पहले निशान TV9 भारतवर्ष पर, सबसे पहले, नहीं इधर उधर की कोई बात नहीं, रीजन वाइज कोई बात नहीं, पार्टी वाइज हम बता रहे हैं आपको कि क्या है TV9 भारतवर्ष का ये एग्जिट पोल। अभी इस वक्त 6:30 बजे जिन लोगों ने टीवी खोला है, सबसे पहले इंडियन टेलीविजन पर TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रैट का एग्जिट पोल है 88 से 98, बीजेपी, कांग्रेस 99 से 109, जेडीएस 21 से 26, अदर्स 0 से 4। सबसे पहले क्विक रिएक्शन कांग्रेस से, सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, योर टेक। देखिए, हम तो बहुत स्पष्ट रूप से हमें मालूम है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं कटिंग क्रॉस द स्टेट लाइन में हर जगह से, हमारा फीडबैक इससे कहीं आगे है। हमारा फीडबैक है, हम 130 के ऊपर जा रहे हैं, 141 भी जा सकते हैं, 151 भी जा सकते हैं। जैसे आपने कहा DK शिव कुमार जी जो है उन्होंने सॉफ्ट उसकी बात करी, तो हो सकता है हम 151 भी जाएं। निश्चित तौर पर हम एक बात से आपकी सहमत है, आपने कहा हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन एग्जैक्ट पोल में हम कहीं ना कहीं 130 से ऊपर जाएंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुमत के आगे भी वो जाएंगे। लेकिन जल्दी से के शर्मा, इससे पहले कि हम यहां पर सवालों की बौछार कर दें आपके ऊपर, आपका रिएक्शन इस नंबर पर। निशान जी, आप लाख सवालों का बौछार करें, लेकिन सत्य तो यही है वहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बना रही है। रही बात आपके एग्जिट पोल का, मुझे उस पर कोई खंडन नहीं करना है, आपका एग्जिट पोल है, निश्चित तौर से मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूँ सर, ऐसा ही हर पोल का सम्मान किए हैं। लेकिन मैं आपको याद भी दिलाऊं कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ना वो पिछले 3-4 सालों से ना ओपिनियन पोल पे आती थी ना एग्जिट पोल पे आती। इस बार थोड़ा पता नहीं आशा कहीं से दिखी है, लेकिन वाकई उस आशा पे फिर से पानी फिर जाना है। इसलिए क्योंकि जो वहाँ की जनता का जन समर्थन है, जो चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा वहाँ पर, और जिस ढंग का रिस्पॉन्स देखा है पब्लिक का, और आज जो पोलिंग भी हुई है, तो मैं इससे बहुत आश्वस्त हूँ
कि 13 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की एक वहां सरकार बनाते हुए आपको दिखेगी। चलिए ठीक है, आपके इस एनालिसिस का रेस्पेक्ट है के शर्मा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो जेडीएस का आंकड़ा है वो पिछली बार से कम हो रहा है। किंग मेकर बनेंगे नहीं बनेंगे ये भी देखना होगा। अगर जो कांग्रेस का जो नंबर है अगर इससे थोड़ा सा आगे पीछे गया तो कांग्रेस मेजॉरिटी भी पा सकती है, लेकिन फिलहाल वो यहां पर मेजॉरिटी से दूर दिखते हैं। किसको कितने वोट मिले हैं आइए जल्दी से अब आपको ये दिखा देते हैं। वोट परसेंटेज यहां पर आपके सामने रखते हैं, वो भी बहुत अहम है क्योंकि पिछली बार से इस बार क्या चेंजेस आएंगे तभी आप समझ पाएंगे। ये है आपके सामने, देखिए बीजेपी को यहां पर, और बड़ी बात ये देखिए हमारे एग्जिट पोल में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर वोट परसेंटेज मिल रहे हैं, बराबर। बीजेपी और कांग्रेस 38.9%, यानी जरा सा भी अंतर नहीं। उसके बावजूद कांग्रेस और बीजेपी की सीटों में अच्छा खासा अंतर, जबकि जेडीएस के पास मात्र 15.8% वोट जाता दिख रहा है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है, बीजेपी को पिछली बार 36.35% मिला था वोट परसेंटेज, इस बार 38.9% एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है जी। अक्कू जी 10 दिन रहे कर्नाटक में, मैं उनके पास आने वाला हूं। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को पिछली बार 38.15% था, इस बार 38.9%। बीजेपी का वोट परसेंटेज बड़ा है लेकिन वो सीटों में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। ये हमारे साथ जो पोल स्ट्रैट के सज्जन हैं वो भी हमें बता सकते हैं। गौरव, बिग वॉल पर TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रैट का एग्जिट पोल, कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस का वोट परसेंटेज बराबर, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है अगर रिजल्ट से कंपेयर करें इसको, लेकिन सीटें घट रही हैं। बीजेपी कांग्रेस को कर्नाटक में दोनों को 38.9% वोट मिलता दिख रहा है। अच्छा, ये 4 बजे के डेटा के आधार पर है गौरव, तो ये चीजें थोड़ा बहुत तब्दील भी हो सकती हैं, ये हमें बताना जरूरी है। लेकिन सरकार का समीकरण गौरव, बिल्कुल, आप जल्दी से, अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है तो क्या होगा, जल्दी से आपके सामने ये रखते हैं। देखिए, अगर कुल सीट 224 जिसमें बहुमत 113 का है, समीकरण 1 बीजेपी और जेडीएस अगर साथ आते हैं 93 + 23 तो यहां पर मेजॉरिटी मिलती दिख रही है। बीजेपी इनको टाइट मेजॉरिटी है लेकिन 116 यहां पर इनको मिलता दिख रहा है। गौरव, लेकिन समीकरण 2 देखिए, कांग्रेस प्लस जेडीएस 104 + 23 = 127। इस समीकरण में सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यहां नहीं है। इस समीकरण में सवाल यह है कि मुख्यमंत्री किसे नहीं बनाया जाएगा। ये दोनों में बहुत फर्क है और राहुल जी मुस्कुरा रहे हैं, वो समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं पोल स्ट्रैट से, हमारे साथ एक सहयोगी हमारे मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो डेटा आया है, डेटा चर्निंग आया है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बीजेपी को जो वोट परसेंटेज है बढ़ रहा है लेकिन सीटें कम हो रही हैं, कांग्रेस का ऑलमोस्ट स्टेबल है लेकिन सीटें बढ़ रही हैं। नमस्कार सबको। मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जैसे आपने बोला 4 बजे तक का डेटा है, जो आप दिखा रहे हैं वो मोस्टली एवरेज है सारे रीजन्स का। तो कुछ रीजन में ऐसा है कि बीजेपी आ गए, कुछ रीजन में है जो कांग्रेस आ गए है, और एक रीजन में जेडीएस भी आ गया है। तो वो जब डेटा पूरा आप जनता को दिखाएंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि कहाँ बीजेपी और कांग्रेस आगे है। ये एवरेज है, एवरेज अभी सही बात है कि दोनों का एग्जैक्टली सेम है, नेक एंड नेक फाइट है। कोई आखिर तक डिपेंड करेगा किस पे वोट जा रहा है, क्योंकि ये 4 बजे तक का एग्जिट पोल है। जी ये बिल्कुल बदल सकती हैं। और जैसे कितना मार्जिन होगा, किसी भी मार्जिन से किसी भी साइड जाएगा उसका इम्पैक्ट आखिर में आपकी सीट पे भी आएगा। अच्छा ठीक है, तो आपने एक बहुत बड़ी विंडो छोड़ दी। अक्कू जी 10 दिन आप कर्नाटक में थे, ग्राउंड की फील क्या है? और मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, जगदीश शेट्टार रिबल फैक्टर ये कितना अफेक्ट करेगा बीजेपी को? देखिए, जहाँ तक ग्राउंड की फीलिंग थी वो पहले शुरुआत में कांग्रेस आगे थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से, और कांग्रेस से ज़्यादा खड़गे साहब ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पेश किया, ले गए सामने। लेकिन कुछ गलतियाँ भी उनसे हुई। पहले वो जहरीले सांप की गलती है, और फिर वो बजरंग बली वाला जो घोषणा पत्र हो गया बजरंग दल और बजरंग बली भारतीय जनता पार्टी ने उसे बना दिया, उससे थोड़े इफेक्ट हुए। लेकिन ये जो अभी वोट परसेंटेज आप दिखा रहे हैं, बीजेपी को 2% से ज़्यादा पिछली बार से वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ मिल रहा है, और कांग्रेस लगभग उसी के आसपास है।
उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप फर्स्ट पास द पोस्ट, जिस सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं, हमारे यहाँ वोटिंग होती है, उसके हिसाब से कुछ जगह पर, ज़्यादातर जगह जो पहले भी होता रहा है, कांग्रेस को जो अंतर है जीत का वो ज़्यादा मिल जाता था और उसे सीटें कम मिल गई थी। इस बार भी इसी वजह से मुझे लग रहा है ये कहीं परिवर्तन जो है थोड़ा सा उलटफेर करने वाला ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यकों के वोट, मतलब सर थोड़ा सा उलटफेर मतलब आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जल्दी से इस तरीके से, क्योंकि अल्पसंख्यक का वोट जो है वो तय है कि बटेगा तो जेडीएस के पास भी जाएगा और कांग्रेस के पास भी जाएगा। तो उस वजह से संभावना बनती है कि वो अंतर जो है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे उनको ज्यादा मिलेगा। आप जो बता रहे वाले हैं, पास मैं एक आपसे इसमें काउंटर पूछ रहा हूं। अल्पसंख्यक वोट की अगर बात करें 17% इन्फ्लुएंस, करीब 30 से 40 सीट। वो अगर बात मैं करूं लिंगायत की 17% अगेन, लेकिन इन्फ्लुएंस 70 से 100 सीटें। ये अब मेरे सामने लिंगायत बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अल्पसंख्यक है लेकिन इन्फ्लुएंस लिंगायत का जो स्केल है वो बहुत ज्यादा है। अक्कू जी, जहां तक लिंगायत का है तो लिंगायत निश्चित रूप से बहुत प्रभावी वर्ग है, बहुत एकजुट होकर काम करता रहा है और बीजेपी के साथ हमेशा रहा है, इस बार भी रहा है। आप बाहरी तौर पे भला दिखता हो, चले गए जगदीश शेट्टार छोड़ के चले गए, 2-3 लोग देखिए जगदीश शेट्टार चले गए, लेकिन उसका सबसे बड़ा चेहरा येदियुरप्पा है, येदियुरप्पा थे और अभी भी है वो। हम पोल स्ट्रेट से शिव हमारे साथ हैं पैनल में। शिव, क्या इन सारे फैक्टर्स को भी आपने एग्जिट पोल में ध्यान में रखा है, जिसमें ये लिंगायत, वोकालिका, जो दो वहां की डोमिनेंट कास्ट कही जाती हैं, और उसके अलावा क्या वो जो मुद्दे चल रहे थे वो भी एग्जिट पोल में आपके रहे? तो इसमें हमारे मुद्दे तो शायद नहीं थे, लेकिन हमारे जो कम्युनिटी है, जो डिफरेंट कम्युनिटी का उनका ब्रेकडाउन है कि किन कम्युनिटी ने जिसको ज़्यादा प्रेफर किया है वोट करने के लिए, जो अभी आपको, आपके दर्शकों को भी देखने को मिलेगा। और क्या बागियों का, बीजेपी के जो बागियों का फैक्टर था वो भी आपने इसमें किया इनकॉर्पोरेट? माफ कीजिएगा, बागियों का जो रेबल्स थे? रिबेल नहीं, इसमें सिर्फ एग्जिट पोल है, इसमें वोटिंग इंटेंशन हम लेते हैं और कोई सवाल नहीं पूछते हैं। ठीक है। एक राहुल जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये है हमारे सामने, और वो सवाल ये है कि जिस तरीके से बीजेपी ने येदियुरप्पा के ऊपर फेथ दिखाया है, क्या वो एक फियर साइकोसिस है? क्योंकि जिस तरीके से एक जमाने में येदियुरप्पा छोड़ के गए, मैं बात कर रहा हूं 2013 की, क्योंकि अभी क्या, मैं तो अब ये भी पूछ रहा हूं, लिंगायत के इतने सारे नेता उस तरफ चले गए तो येदियुरप्पा का वो होल्ड है भी या नहीं? क्या ये सवाल नहीं बनेगा राहुल जी? ये तो थोड़ा एक प्रश्न है जो हम सबके मन में है कि येदियुरप्पा का प्रभाव कितना दिखेगा इस चुनाव में। निश्चित रूप से वो सीधे मैदान में नहीं है, इसका कुछ असर दिखेगा, लेकिन उनको शांत रखने की, खुश रखने की कोशिश की गई है बेटे को वो देकर। लेकिन सर खुद प्रधानमंत्री उनका हाथ पकड़ के उनके घर में गए, मोबाइल से उनका बर्थडे वाले दिन सेलिब्रेशन जो हुआ, मोबाइल दिखाया गया। बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई उनके पीछे, बिल्कुल लगाई, और केवल इसी पे नहीं, उन्होंने सब जगह कोशिश की है इस बार। जो उनके तथाकथित पुराने थोड़े कमज़ोर इलाके माने जाते थे, वहाँ पे उन्होंने अपने सबसे बड़े तुरुप के पत्ते को लगाया और बहुत ज़बरदस्त प्रचार किया है। इस बार ये भी देखना रोचक होगा कि येदियुरप्पा और या लिंगायत और दूसरे वोकलिगा के वोटों के साथ साथ मठों का क्या प्रभाव पड़ता है। सही बात है, क्योंकि मठ भी एक वहाँ की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनका एक प्रभाव होता है, और इस बार मठों में कुछ बदलाव दिख। राहुल जी, अगर उसी का एक्सटेंशन में ले लूं, उन मठों का प्रभाव किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है अलग अलग रीजन में, तो देखिए हम अब 6 रीजन में अगर इस एग्जिट पोल को बांटें तो ये एग्जिट पोल उसके लिए क्या कहता है, जल्दी से अब आपको वो दिखाते हैं, क्योंकि 6 रीजन जो यहां पर है, आइए जल्दी से आपके सामने रखते हैं। ये आपके सामने ये 6 रीजन आ गए, जिसमें सेंट्रल कर्नाटक की बात करें जहां 35 सीटें आती हैं, और सेंट्रल कर्नाटक जहां पर यहां बीजेपी 16 से 18 सीटें पाती दिख रही है, लेकिन 14 से 17 सीटें कांग्रेस के पास आते दिख रही है। जेडीएस मात्र 1 सीट अगर पाएगी तो पाएगी, वरना 0 भी हो सकता है। यहां पे गौरव, कांग्रेस को मेजर गेन हुआ है। अगर मध्य कर्नाटक की मैं बात करूं, एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं 4 बजे का, सैंपल साइज 15,000। पिछली बार 2018 में अगर सेंट्रल कर्नाटक की बात की जाए तो बीजेपी शायद 23 के आसपास थी। शिव, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बीजेपी कम हुई है, कांग्रेस 5 के आसपास थी सेंट्रल कर्नाटक में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कांग्रेस का मेजर गेन और सेंट्रल कर्नाटक में एक बड़ा फैक्टर यहां पर बेल्लारी से जगदीश जनार्दन रेड्डी ने जो अपनी पार्टी बनाई है, क्या वो भी इस पे फर्क डालेगा? वो भी देखना पड़ेगा। अब यहां पर अब हम आ रहे हैं तटीय कर्नाटक पर, जरा इसको देखिए। तटीय कर्नाटक की अगर बात की जाए, बीजेपी
15 से 18 करीब सॉरी एक्सक्यूज मी 21 सीटें हैं और कांग्रेस 3 से 5। गौरव देखिए ये इलाका जो है वो केरल बॉर्डर वाला इलाका है, यहां पर बजरंग दल वाला मुद्दा टेस्ट बहुत होगा। इसके अलावा यहां पर बीजेपी मजबूत दिखती है, मुस्लिम वोट बहुल सीटें भी हैं यहां पर, तो तटीय कर्नाटक का जो रिजल्ट होगा वो बहुत अहम होगा। और यहां पर बीजेपी होल्ड में रही है इससे पहले भी, तो बीजेपी के पास 15 से 18 सीटें तटीय कर्नाटक में जाती दिख रही हैं। अब हम आ रहे हैं हैदराबाद कर्नाटक पर। हैदराबाद कर्नाटक 31 सीटें, बीजेपी 8 से 11, कांग्रेस 18 से 20, अदर्स 2। हैदराबाद कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, जरा इसको देखिए। और जेडीएस जो है वो 0 से 1 है यहां पर। नेक्स्ट। और निशांत, हैदराबाद कर्नाटक के एरिया में जल्दी से बता दें, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का एरिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। खड़गे ने बहुत जोर लगाया हुआ है कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद, और वो मेहनत क्या आंकड़ों में दिख रही है। 18 से 20 सीटें यहां पर हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस के पास जाती दिख रही है, जबकि बीजेपी के पास 8 से 11 सीटें। मुंबई कर्नाटक की बात कर लेते हैं। मुंबई कर्नाटक रीजन की बात करें तो मुंबई कर्नाटक का जो चंक है गौरव, बिल्कुल 50 सीटें आती हैं यहां पर। और यहां पर सबसे खास बात यह है कि जगदीश शेट्टार का फैक्टर इसी रीजन में है, जहां बीजेपी 24 से 27 सीटों पर जाती दिख रही है, कांग्रेस 23 से 26। बहुत कड़ा मुकाबला है, जेडीएस 0, अदर्स 0, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सबसे कड़ा मुकाबला यहां पर कर्नाटक में। गौरव ये बताया जा रहा है कि जो सीनियर लिंगायत नेता उस तरफ गए हैं उससे बीजेपी को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इस जगह पर बीजेपी को पिछली बार 30 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 17, जेडीएस को 2, लेकिन इस बार जेडीएस खाली है, कांग्रेस की सीटें बड़ी हैं, बीजेपी को नुकसान है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और यहां पर मराठा वोटर भी हैं, प्लस सीएम बोम्मई भी यहीं पर मुंबई कर्नाटक रीजन से ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो यह बहुत अहम है। ओल्ड मैसूर, और यहां पर देखिए ओल्ड मैसूर में कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा, 25 से 27 सीटें उनके पास। जेडीएस यहां पर क्योंकि गढ़ माना जाता है जेडीएस का, 18 से 20 सीटें उनके पास जा सकती हैं, 6 से 9 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, अदर्स 0 से 2 तक रह सकते हैं। इसमें गौरव बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर ओल्ड मैसूर की बात करें, बीजेपी की लगभग उतनी ही सीटें जितनी पिछली बार थी, 8, कांग्रेस की पिछली बार 20 थी, उसको गेंस हुए, ये साफ दिख रहा है, और जेडीएस पिछली बार 29 थी, उसको नुकसान हो रहा है। तो यानी एग्जिट पोल के मुताबिक जेडीएस के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगाई, और ये दिखता है। और यहां पर वोकालिंगा एरिया है, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, कुमारस्वामी सब ओल्ड मैसूरू से लड़ रहे हैं। ग्रेटर बेंगलुरु में देखिए, ग्रेटर बेंगलुरु में यहां पर क्या कहता है एग्जिट पोल। ग्रेटर बेंगलुरु अर्बन एरिया, बीजेपी 15 से 17 सीटों पर, लेकिन कांग्रेस बराबर फाइट देती हुई, कांग्रेस 13 से 15 सीटें यहां पा सकती है, जेडीएस 0 से 2, और अदर्स की बात करें तो वो यहां पर निल रहेगा उनका खाता, ये एग्जिट पोल कहता है। तो ये है ग्रेटर बेंगलुरु अर्बन पॉपुलेशन वाला एरिया है, कांग्रेस यहां पर फाइट देती रही है और एक बार फिर से यहां पर फाइट दे रही है। सीधे बिग बॉल पर आइए, देखिए हमारे भारत के अलग अलग राज्यों के जो दर्शक हैं, नॉर्थ के दर्शक हैं, ये देखिए तटीय कर्नाटक में बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है, नंबर 1। तटीय कर्नाटक में बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट। गौरव बिल्कुल, तो हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष के वाला जो रीजन है वहां पर कांग्रेस अच्छा करती हुई दिख रही है। मुंबई कर्नाटक में भी बीजेपी आगे दिख रही है। ओल्ड मैसूरू में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें, जेडीएस के वोट में ठीक ठाक सेंध लगाती हुई कांग्रेस यहां पर दिखती है। सेंट्रल कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। सेंट्रल कर्नाटक में बात की जाए, तटीय कर्नाटक में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन है। ये जो इंटरप्रिटेशन आप देख रहे हैं, इसके बाद आप कैसे असेस करते हैं? मैं सीधे चलूंगा, के शर्मा जी हमारे साथ हैं। के शर्मा जी, हर किसी के मन में एक सवाल है, वो सवाल ये है कि इस बार बीजेपी के लिए जो रिबल्स हैं वो कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे, और खासकर कम्युनिटी सेंट्रिक रिबल्स भी गए वहां पर। कई सारे लोग ऐसे थे जो बीजेपी से ही बड़े हुए थे। मैं बात कर रहा हूं जगदीश शेट्टार जैसे नेताओं की। यह फैक्टर आपको कितना परेशान कर रहा है या बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है? नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं है निशान जी। और दूसरी बात मैं कहूं कि आपने बीजेपी के बागियों की बात कही, कांग्रेस के कितने बागी, इसकी संख्या की जानकारी शायद आप इनके होगी जो जिन्होंने किया है सर्वे जी। आपको जानकारी 79, जिसका 79 कांग्रेस के बागी वहां लड़े हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी जो मैंने ये दिखा रहे हैं, मुझे इसमें एक जिज्ञासा है छोटी सी, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, प्लीज गो अहेड, बिल्कुल। मुझे लगता है कि 36% यदि पिछली बार यदि वोट थे हमारे, आज वो बढ़ के 38% हुए। कांग्रेस जो पहले 38 थी वो आज भी 38 है।
पिछली बार इसी परसेंटेज में हम 114 सीट 104 सीट में हैं और कांग्रेस 80 पे है। तो एक ही आज आप हमें 2% बढ़त दिखा रहे हैं और कांग्रेस को वही दिखा रहे हैं, तो फिर ये सीट कैसे हो सकता है? इसका आंसर वो दे शायद आपके जो ट्रैकर हैं जी। पर मैं पुनः आपको इस बात को कह रहा हूँ कि जिस ढंग से हम वहाँ पर अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ते देख रहे हैं, समर्थन भी देख रहे हैं, आम पब्लिक के बीच का रिस्पॉन्स भी देख रहे हैं, उससे हमको पूरा विश्वास है। नहीं, बिल्कुल इसका कि हम जवाब वहाँ पर यहाँ पर पूर्ण आपको बहुमत की के सरकार शर्मा जी बनाएंगे। अक्कू जी दे रहे हैं, लेकिन एक डेटा मैं कोट करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि हमारे पास सीटें कम और वोट परसेंटेज बराबर, तो 2018 के अगर परसेंटेज पर आप नजर डालेंगे तब भी आपका वोट परसेंटेज कम था, आपकी सीटें ज्यादा थी। 36.22% वोट पाकर आप 104 सीटें पा रहे थे और कांग्रेस 38% वोट पाकर भी मात्र 79 सीट्स पर थी। तो परसेंटेज और वोट का कन्वर्जन बड़ा यहां पर इंडिया में इंटरेस्टिंग है। शिव इस बारे में अगर कुछ कहना चाहे। अक्कू सर, मारा हूं पे शिव। मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये सैंपल में से 30 जो परसेंटेज आप देख रहे हैं वोट परसेंट, वो सैंपल का वोट परसेंटेज बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उसको उसी तरह लिया जाए, ये एक्चुअल वोट परसेंटेज को ना लिया जाए। और ये 4 बजे तक का डेटा है, तो इसके बाद जो भी चेंज हुआ होगा, जैसे मैंने बोला, जिस तरफ भी गया होगा उसको फायदा होगा। ठीक है अक्कू सर, आप इस बारे में कुछ कह रहे थे। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो के शर्मा कह रहे थे कि वोट परसेंटेज का खेल हमारा 2% बढ़ रहा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है वोट का कंसोलिडेशन इनका उन एरिया में ज़्यादा हुआ जहां ये बहुत अच्छे थे, जैसे कोस्टल में एरिया। कर्नाटका। तो कोस्टल में पिछली बार मान लीजिए एक प्रत्याशी इनका 2000 से जीता है, इस बार वो 4000 से जीते, तो वोट परसेंटेज उनके वहाँ बढ़े हैं। लेकिन मैसूर ऐसे इलाके में जहाँ बहुत पूरी बीजेपी ने जोर लगा दी, वहाँ इनको कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ और जो वोट परसेंटेज पहले जेडीएस को फ़ायदा करता था उनका बड़ा सैंपल हो जाता, मतलब बड़ा अंतर हो जाता था। इस बार वो कम हो जाएगा, तो इसलिए बीजेपी को उतना बड़ा फायदा नहीं हो पा रहा है। और वोट परसेंटेज बीजेपी का जहां बढ़ना था, जिन 2-3 जगहों पर, दो एरिया में, वहां वो और ज्यादा बढ़ा है वोट अंतर। तो वोट परसेंटेज वहां से बढ़ के उनका आ रहा है, लेकिन पास जाते हैं। ठीक है सर, इसके हिसाब से उतनी शायद नहीं मिल रही है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन सवाल यहां पर यही है कि ये जो आपका जो यहां अभी एग्जिट पोल कहता है उसमें सबसे बड़ी पार्टी तो आप हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके पास बहुमत नहीं है। कुमारस्वामी किंग मेकर एक बार फिर से बनते दिख रहे हैं और आप समझ रहे होंगे कि मैं कौन सा सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं। कुमारस्वामी के साथ कितने कंफर्टेबल हैं आप तो सरकार में रह चुके हैं उनके साथ। निशांत भाई, बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं आपके एग्जिट पोल के पूरे सम्मान के साथ। आपके एग्जिट पोल में अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि 4 बजे तक का है, 3 बजे तक का है, अभी 5 बजे तक का लाएंगे, फिर 6 बजे तक का लाएंगे। कहीं ना कहीं और से जितनी भी सूत्र चीज़ें आएंगी उससे हम बहुत स्पष्ट रूप से बताएं कि आखिरी में आप ही कहेंगे कि 141 सीटों से ऊपर हम लोग जा रहे हैं। किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमने ग्राउंड पे देखा है, पब्लिक में और विशेष रूप से ग्रामीण आंकड़े पब्लिक क्या में। आएंगे ये तो मैं नहीं जानता, जैसे आंकड़े आएंगे, जैसे अभी रखे उस समय रखूंगा। लेकिन आप क्या ये मानते हैं कि फिर वो बजरंगबली का मुद्दा, वो वहां पर जहरीले सांप का मुद्दा, वो वहां पर दूसरे हिंदुत्व का मुद्दा, केरला स्टोरी का मुद्दा, क्या आप ये मानते हैं कि अगर एग्जिट पोल को देखें तो वो उतना फायदा बीजेपी को नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए था बीजेपी के हिसाब से? देखिए, बजरंग दल को बजरंग बली से मिलाना कहीं ना कहीं ये पाप का काम है, श्राप का काम है, नरक का काम है। बजरंग बली की गदा पड़ेगी। रही बात आपने कहा केरला स्टोरी, तो हम जानते नहीं ये क्या है क्या नहीं है। आप लोग जानो, जो लोग देख रहे हैं वो लोग जाने भाई। हम तो बहुत स्पष्ट जानते हैं कि 40% के कमीशन खोरों की सरकार थी, जनता उनसे निजात चाहती थी। हम बहुत स्पष्ट जानते हैं 1298 जो कंपनियां इन्होंने बंद करा दी थी, उनके जो लोग थे वो इनसे बदला लेना चाहते थे। हम तो ये जानते हैं कि महाराष्ट्र वाले जो रीजन का, जो कर्नाटका था महाराष्ट्र की तरफ का, 800 गांवों में वहां पर महाराष्ट्र की योजनाएं चल रही थी। हम तो ये जानते हैं नंदनी को खत्म करना चाहते थे। हम इधर उधर के मुद्दों में, आपके सांप्रदायिक मुद्दों में न उलझे थे, न उलझे हैं और न उलझेंगे।